सो मूव होते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनपीवी का। करना क्या आपको, बाय यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एनपीवी मीन कैलकुलेट करनी है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेट नहीं करनी, रिकमेंड वेदर सीएम शुड लॉन्च द न्यू स्मार्ट वॉच मीन कोई नई स्मार्ट वॉच का प्रोजेक्ट होगा। एप्पल ने स्मार्ट वॉच बना दी, सैमसंग ने बना दी, हुआवे ने बना दी, तो हो सकता है ओप्पो भी अब बनाने के चक्रों में हो, क्या कह रहा है, तो कंपनी ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है स्मार्ट वॉच, तो आपने एनपीवी की बेस पर बताना है कि कंपनी ये प्रोजेक्ट में जाए या ना जाए। सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट नहीं करनी, इसमें एक नंबर ये एंड पे कंक्लूजन देने का है जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर आए थे पेपर में। क्या इधर ये स्मार्ट वॉच प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओबियसली पॉजिटिव एनपीवी आ गई तो करना चाहिए, नेगेटिव आ गई तो नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन करते हैं। साथ हमने इस क्वेश्चन के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट भी डिस्कस करेंगे कि अभी आई कैप की तरफ से कौन से टॉपिक एग्जामिनेबल हैं, कौन से एग्जामिनेबल नहीं हैं। उस लिस्ट के अंदर एक इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, तो आई कैप ने कहा है ये एग्जामिनेबल है। दिस मीन एनपीवी के क्वेश्चन में एंड पे जाके एनपीवी कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट के अकॉर्डिंगली भी आपको डिसीजन देने के लिए कहा जा सकता है। हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिसीजन देंगे, उसकी तरफ चलते हैं जी। एनपीवी कैलकुलेट करनी हमने, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन में चिराट मोबाइल सीएम प्रोड्यूसेस एंड सेल स्मार्ट मोबाइल्स एसेसरीज। कंपनी क्या कर रही है, स्मार्ट मोबाइल एसेसरीज बनाती है। अब स्मार्ट वॉच बनाने का सोच रहे हैं। इट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ लो प्राइस स्मार्ट वॉच फॉर द लोकल मार्केट मीन स्मार्ट वॉच का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आपने एनपीवी की बेस पर बताना है कि कंपनी ये करे ना करे। कंपनी क्या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, ये पेपर पास करने के बाद आप बिजनेस के मैनेजमेंट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड ऑन दिस रिस्पेक्ट। Number 1, research and development team incurred an amount of rupees 0.5 million on market and product research. Research cost. Relevant, irrelevant. Irrelevant. क्यों? ये रिसर्च करके कंपनी देखती है कि हमें इसका प्रोजेक्ट का फ़ायदा है या नहीं है। प्रोजेक्ट नहीं भी चलाएंगे फिर भी ये कॉस्ट इनकर हुई है, चलाएंगे फिर भी ये इनकर हुई है, तो ये क्या है, इररेलेवेंट संक कॉस्ट इसको बोलते हैं, कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड। तो इग्नोरेबल थिंग है, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। However, only rupees 2 million was paid as an advance and the remaining amount is due for repayment in 2 months time. भाई जितना भी था, जितना भी दे दिया है, बाकी आपने देना है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रोजेक्ट नहीं चलाते फिर भी आपने रिमेनिंग देना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट चलाएंगे तो रिमेनिंग देना है वरना नहीं देना, नहीं। 5 मिलियन की अगर रिसर्च थी, 2 आपने पे किया हुआ, तो बाकी 3 आपकी लायबिलिटी है। प्रोजेक्ट नहीं चलाते फिर भी आपने वो देना है, तो इसका हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या है, इररेलेवेंट। ठीक हो गया, खत्म ये पॉइंट। नंबर 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्मार्ट वॉच वुड बी रुपीज़ 250 मिलियन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ईयर 0 में आप लोगे, कितने की नेगेटिव फिगर है, 250 मिलियन की, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट। The plant would be partially financed through a loan of rupees 100 million at an interest rate of 18% per annum. The interest would be payable annually and the principal amount would have to be repaid at the end of 5th year. जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 250 मिलियन की, ये हमारे लिए एक मज़े की बात है जो ईयर 0 में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेगेटिव लेनी है। वो कहता है जी इसके लिए 100 मिलियन का लोन लिया गया जिसका इंटरेस्ट रेट ये था, यूं आपने पे करना है। तो एनपीवी के क्वेश्चन में लोन और इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर इशू, इन चीज़ों को इग्नोर करना है, इनको एज ए कैश फ्लो नहीं कंसीडर करना। क्यों? क्योंकि जो हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक से, उसके अंदर ऑलरेडी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है, इक्विटी का भी, मीन शेयर इशू का,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी, कोई डिविडेंड पे किया है, कोई डेट आपने लिया है, या कोई उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट है, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। इसलिए एनपीवी के क्वेश्चन में इनको एज ए कैश फ्लो नहीं लेना, इग्नोर करना है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये 250 हमारे लिए काम की बात है, बाकी इग्नोरेबल है। ये बात समझ आती प्लीज। पे बैक जब आप कैलकुलेट करते हो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर, सिर्फ एनपीवी आईआरआर ही नहीं है, पे बैक भी है। क्या पे बैक पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हो? नहीं। तो वहां पे इन चीज़ों को एज ए कैश फ्लो लेना होता है। लेकिन एनपीवी में, आईआरआर में चूंकि हम डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। तो इसलिए एनपीवी आईआरआर के क्वेश्चन में लोन इंटरेस्ट इनको क्या करना है? इग्नोर करना है प्लीज। समझ आती है बात? कुछ पुराने आंसर्स में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, आपने कहीं पे देखा होगा, लेकिन वो गलत है, इग्नोर करना है। ठीक हो गया? सो पॉइंट 1 इग्नोरेबल, पॉइंट 2 में सिर्फ और सिर्फ हमें काम की चीज़ क्या मिली है? 250 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बात ठीक होगी? पॉइंट 3 में चलें। द प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय सीएम which has been currently rented out at ₹5 million per month। कंपनी जहाँ पे प्लांट लगाने जा रही है स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट बनाने का, वो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, जहाँ से कंपनी 5 मिलियन पर मंथ कमा रही है। आपने कैलकुलेशन मंथ में करनी है, ईयर में करनी है? ईयर में करनी है तो प्लीज़ पहली बात तो इसको 0.5 मिलियन को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेना है। क्या ख्याल है? तो कितना बन जाएगा ये? 6 मिलियन ईयरली। रेलिवेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रेलिवेंट है। क्या ख्याल है? ऑब्वियसली अगर आप नहीं ये प्लांट लगाओगे तो ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, अब ये प्लांट लगाने से ये रेवेन्यू चूँकि सेक्रीफाइस होना है, तो इसलिए कैश फ्लो कंसिडर करेंगे इसको। क्या ख्याल है? कितना एवरी ईयर? 6 मिलियन, 0.5 मिलियन नहीं है। क्यों? पर मंथ दिया गया है, तो आपने ईयरली कैलकुलेशन करनी है। CM expects to produce 3000 watches per month। सेल वॉल्यूम आपका जो है वो पर मंथ 3000 है, तो इंटू 12 करेंगे तो हमारा ईयरली वॉल्यूम कितना बना? 36,000 सेल वॉल्यूम। इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल की अमाउंट आएगी। ठीक हो गया? कैलकुलेशन करना पड़ेगी हमें, यूनिट दिए गए। सेल वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर एनम, हर साल 5% से इंक्रीज भी होगी। मीनिंग टू 1.05 कर देंगे पहले साल से दूसरे साल के लिए, फिर अगली पहले साल दूसरे साल की जो अमाउंट है उसको इंटू 1.05 कर देंगे, तीसरा साल आ जाएगा इंटू 1.05 कर देंगे, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक हो गया? वॉल्यूम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एस्टिमेटेड टू बी 4000 पर वॉच। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इन बजाय इसके कि आप सेल निकालो, फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालो, कैश आउटफ्लो लो, कैश इनफ्लो लो, उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको दे दिया है, मीन सेल और वेरिएबल कॉस्ट का कंबाइन इफेक्ट दे दिया। क्या कहला? 4000 पर वॉच है, पर वॉच है हमारे पास, यूनिट पर वॉच ही है। क्या कहला? 36,000 इंटू 4000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। हाँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो। क्या कहला? मीन सेल वेरिएबल कॉस्ट एपल लिखने की बजाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंबाइन उसने दे दिया। ओके, वेयर एज द एनुअल फिक्स कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹58 मिलियन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? एनुअल 58 मिलियन। कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो 58 मिलियन। अभी देखना है कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके ऊपर होगा या नहीं होगा। जी, पॉइंट 1 इग्नोरेबल थिंग थी। पॉइंट 2 में सिर्फ 250 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें मिली। पॉइंट 3 में हम चले गए तो वहाँ से हमें जो है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गई, कितनी? 6 मिलियन एवरी ईयर। पॉइंट 4 में हमने क्या करना है जी? यहाँ से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है हर साल का, और फिक्स कॉस्ट उसने हमें बता दी 58 मिलियन की है। जी, पॉइंट नंबर 5, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 15 मिलियन विच वुड बी रियलाइज्ड at 80% of its value at the end of a 5th year। वर्किंग कैपिटल जो ईयर 0 में हम क्या करते हैं? एज ए आउटफ्लो लेते हैं,
और आखिरी साल में जाके उसको जो जितना रियलाइज़ हुआ उतना इनफ्लो ले लेते हैं। बीच में अगर कहीं पे ऐड हो रहा तो उतना बीच वाले ईयर्स में भी लेते हैं। तो क्या है जी, 15 मिलियन का आउटफ्लो होगा ईयर 0 में और उसका 80% रियलाइज़ होगा 5th ईयर में, 5वें साल में। 5 साल के प्रोजेक्ट है, क्या कह रहा है, तो इसका 80% कितना बनता है? 12। तो 12 हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो लिख देंगे ईयर 5 में और 15 कैश आउटफ्लो लिख देंगे कहाँ पे, ईयर 0 में। वर्किंग कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जहाँ आप लिखेंगे उसके साथ ही, ठीक हो गया। सो एट 15% नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और बीच वाले सालों में कोई वर्किंग कैपिटल नहीं लगाया जा रहा। द प्लांट वुड बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 15% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कितने का प्लांट है? 250 मिलियन का, जिसको डेप्रिशिएट होना है 15% पे। डेप्रिसिएशन क्या हमने इनकॉर्पोरेट करनी है एनपीवी के क्वेश्चन में? उस सूरत में करनी है अगर टैक्स की कैलकुलेशन है तो। अगर टैक्स रेट नहीं दिया गया, टैक्स की इम्प्लीकेशन कोई नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। क्यों? ये नॉन कैश आइटम है। हाँ, अगर टैक्स है तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को एक दफ़ा कम डिडक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के फिर इसको ऐड बैक करके इसका इफेक्ट ख़त्म करते हैं। तो अगर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? इग्नोर करना है। सो क्या कहता है, द प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द प्लांट सप्लायर हैज ऑफर टू रीपरचेज द प्लांट फॉर 80 मिलियन एट करंट प्राइसेस। एट करंट प्राइसेस, यहाँ से उसने इंडिकेशन दे दी कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है? और 15% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चलेगा और रेजिजुअल वैल्यू इसकी कितनी है? 80 मिलियन। 250 मिलियन। अगर ये एट करंट प्राइसेस ना होता, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना होता, तो यही रेजिजुअल वैल्यू आखिरी साल में आ जानी थी 80 मिलियन। लेकिन अब चूंकि एट करंट प्राइसेस का वर्ड आ गया, दिस मीन्स 80% के ऊपर आपने ओवर द ईयर्स इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी लेना है। 5 साल का प्रोजेक्ट है तो अभी तक नज़र आ रहा है कि 5 साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है। मीन जो भी इन्फ्लेशन होगा, सपोज 10% है, इंटू 1.10 रेज टू पावर 5 कर देंगे। क्या ख्याल है? तुम्हारे पास 80 मिलियन की 5 साल बाद विद इन्फ्लेशन रेजिजुअल वैल्यू निकल आएगी। क्यों दी गई है? गेन या लॉस निकालने के लिए। क्या ख्याल है? 5 सालों पे आप एसेट को 15% पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट करोगे, कैरिंग वैल्यू को इस 80 मिलियन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा गेन है या लॉस है, तो उसका इफेक्ट भी आपने उस सूरत में लेना है अगर टैक्स की कैलकुलेशन है तो। कैरिंग वैल्यू हम 5 सालों की पूरी डेप्रिसिएशन की निकाल के 5वें साल में जाके फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। 80 मिलियन नहीं, क्योंकि उसने एट करंट प्राइसेस दे दिया, जिस मीन इस 80 मिलियन को इन्फ्लेट करके देखना पड़ेगा सेल अमाउंट कितनी बनती है। ठीक हो गया। CM would have to incur dismantling cost of rupees 1.2 million at current prices at the end of 5th year। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी है, क्या ख्याल है? और ये भी एट करंट प्राइसेस, दिस मीन इसके ऊपर भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 5 सालों का दे के फिर 5वें साल में ये एक्सपेंस लिखेंगे। All revenue and cost are quoted on today's rate year 0 and expected to remain the same in the first year। This mean year 1 में इन्फ्लेशन चार्ज नहीं करना। कहाँ से इन्फ्लेशन स्टार्ट होगा? ईयर 2 से। और एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स में लिखा कि स्टूडेंट्स ने इन्फ्लेशन ईयर 1 से स्टार्ट कर दिया, हालांकि लिखा हुआ है कि सब कुछ ईयर 1 में सेम रहेगा। इन्फ्लेशन ईयर 2 से चार्ज करना है रादर देन फ्रॉम ईयर 1। क्या ख्याल है? Thereafter, the estimated annual inflation of 9% would be applicable on all future revenue and cost। और 9% इन्फ्लेशन रेट उसने आपको दे दिया, जितने भी रेवेन्यू जितनी भी कॉस्ट है 9% से इन्फ्लेट होंगी। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। दिस मीन वो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30% टैक्स वुड बी पेबल रिफंडेबल इन द ईयर इन विच इट अराइजेस। टैक्स इन अरियर्स नहीं है। टैक्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? ईयर 1 का टैक्स ईयर 2 में जाके आप आउटफ्लो लोगे, 2 का 3 में आउटफ्लो लोगे, लेकिन यहाँ पे हर साल का टैक्स उसी ईयर में एज ए आउटफ्लो लोगे आप।
Dismantling costs are allowed as an expense by the tax authorities when they are incurred. मीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी इनकारपोरेट करना है। ठीक हो गया। और ये नॉन कैश आइटम तो नहीं है ना, ये तो कैश आइटम है, इसको बाद में ऐड बैक नहीं करना। हाँ, डेप्रिसिएशन को बाद में ऐड बैक करेंगे टैक्स निकालने के बाद, और गेन या लॉस जो है उसको भी ऐड बैक करेंगे। ये बात समझ आती है? एक्सपेंस है, कैश आउटफ्लो लेना है। हाँ, लेकिन उसने कहा कि ये क्या है, टैक्स अलाउबल है, दिस मीन टैक्स कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले इसको भी आपने माइनस करना है ईयर 5 में। एंड सीएम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% और डिस्काउंट फैक्टर कितना है 20%। तो कितने साल हैं? 5 साल है। आ जाए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसे थोड़ा टेढ़ा कर लो। जी कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, बस मुझे फिगर बताते जाइएगा। अच्छा जी, 5 साल है हमारे पास, तो हमने ले लिया जी ईयर 0 ले लिया, ईयर 1 ले लिया, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वर्किंग कर लें। क्या ख्याल है? 3000 वॉचेस पर मंथ हैं, तो इंटू 12 करेंगे और कितना इसमें इंक्रीज़ आ रहा है, 5% पर एनम से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हम ले लेते हैं जी सेल वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट हो रहा है? 3000 इंटू 12 इंटू 1.05। ईयर 0 में भी आएगा या ईयर 1 से स्टार्ट होगा? ईयर 1 से स्टार्ट होगा। तो करें ज़रा, ईयर 1 में कितना है? इन्फ्लेशन कहाँ से इंक्रीज़ होगा? ईयर 1 में तो सेम रहेगा ना, ईयर 1 से ऑनवर्ड इंक्रीज़ होना है ना। क्या ख्याल है? तो ईयर 1 का कितना आ गया 36,000। ईयर 2 का ज़रा इंटू 1.05 कीजिएगा, 800। ईयर 2 में या 3 में 39690 और ईयर 4 में 41675। ईयर 5 में 43758। ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो हमें दिया गया, और कितना दिया गया है 4000 पर वॉच। क्या ख्याल है? पर यूनिट। इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा? यस आएगा। कब से ऑनवर्ड आएगा? कब से ऑनवर्ड आएगा? ईयर 2 से ऑनवर्ड। क्या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आना है? इंटू 1.09 करके। तो ईयर 1 में तो ये 4000 ही रहना है ना। क्या ख्याल है? पर यूनिट है ना, ऊपर हमने यूनिट निकाल लिए। अब ईयर 2 में इंटू 1.09 कर दें, कितना? 4360। ईयर 3 का? ईयर 3 का 4752। ईयर 4 का 5180। ओके, नेक्स्ट ईयर 5 564046। सो यहाँ पे हम जो है वो एक लगा देते हैं लाइन, और नीचे इसके हम अपना अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारी होगी एक तरह की वर्किंग। फिगर्स इन मिलियन ले लेना। क्या ख्याल है? रुपीज़ इन मिलियन। अब मुझे ज़रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बता दें बस, कितना कितना है कंट्रीब्यूशन। ये हमारी वर्किंग भी होगी, और 144 है पहला। दूसरा पॉइंट में आंसर दे दीजिएगा प्लीज़ मुझे, या ठीक है राउंडिंग करनी हो राउंडिंग कर लीजिएगा। कितना? 16.4। दोबारा
164.8. Year 3, come on, 188.6. Year 4, 215.88. Year 5, 247.1. जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने निकाल लिया। अब हमें किस तरफ जाना है? हमने निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिक्स कॉस्ट लेंगे ना? फिक्स कॉस्ट लेंगे, क्या ख्याल है? पहले सेल माइनस जो कॉस्ट हमारे पास वो ले लेते हैं ना। ये फिक्स कॉस्ट हमारे पास 58 मिलियन की दी गई है, तो ईयर 1 में तो 58 मिलियन ही आएगा ना, क्या ख्याल है? ईयर 2 में इंटू 1.09 कर दें, 63.2। ईयर 3 में 68.9। ओके, नेक्स्ट ईयर 4 75.1। नेक्स्ट ईयर 5 81.8। 8 ही है, 81 पॉइंट, दूसरा डिजिट मुझे बता दें, 0.85। सो ये हमारे पास कैश आउटफ्लो आ गए। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने निकालना है, तो उसके लिए और क्या हमें चाहिए? एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट लेनी है, डेप्रिसिएशन लेनी है, और कोई गेन लॉस लेना है, क्या कह रहा है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी दी गई थी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट देखिएगा ज़रा, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में हमें दी गई थी कितनी? 1.2 मिलियन एट करंट प्राइसेस। क्या ख्याल है? हमने जाना है कहाँ पे? ईयर 5 के अंदर। डिसमेंटलिंग कॉस्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है ये। कितना है? 1.2 मिलियन इंटू इन्फ्लेशन लेना है 1.09, कितने सालों का? कब से इन्फ्लेशन चार्ज करना है? ईयर 2 से, एट करंट प्राइसेस है ना। दिस मीन ईयर 5 में आपने ये पे करनी है ना, क्या ख्याल है? तो ईयर 5 में आपने इन्फ्लेट करके पे करनी है ना, क्या ख्याल है? तो कितने सालों का? ईयर 2 से अगर आप इन्फ्लेशन चार्ज कर रहे हो तो 2, 3, 4, 5 कितने सालों का? 4 सालों का इन्फ्लेशन लोगे इसके ऊपर। 5 सालों का इन्फ्लेट नहीं करोगे। क्यों? इन्फ्लेशन चार्ज ही कहाँ से होना है? ईयर 2 से। ईयर 1 तक तो सेम ही है ना, क्या ख्याल है? एक ही दफ़ा पे करनी है, हर साल पे करनी है? एक ही दफ़ा पे करनी है, हर साल पे करनी है, क्या कहना है उसका? CM वुड हैव टू इनकर डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ ₹1.2 मिलियन एट करंट प्राइसेस। मीन ये अमाउंट एट करंट प्राइसेस है, मीन आज की है, मीन इन्फ्लेशन के साथ आपने देना है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कब देना है? एट द एंड ऑफ 5th ईयर। लेकिन कितना? 1.2 मिलियन नहीं, 5th ईयर में इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के साथ। तो इन्फ्लेशन कितने सालों का आपने चार्ज करना है? उसने कहा कि ईयर 1 तक तो सेम है, 2 से इन्फ्लेशन चार्ज होना है, तो 2 से ऑनवर्ड देखो तो 1, 2, 3, 4, 4 सालों का इन्फ्लेशन। कितनी अमाउंट बनती है? कितनी? 1.69 कैश आउटफ्लो। इज दैट फाइन? देनी ही 5वें साल में। डिसमेंटलिंग कब होनी है? 5वें साल में होनी है ना, एंड ऑफ लाइफ में होती है ना डिसमेंटलिंग, क्या कह रहा है? मीन ऐसा डिसमेंटल करना है प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, तो आपने क्या करना है? वो जो तोड़ फोड़ की है उसको रिपेयर करना है। हाँ जी। इसके अलावा हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन चाहिए, क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन के लिए हमें एक वर्किंग करना पड़ेगी, तो एक वर्किंग 1 खोल लेते हैं। कहाँ पे? इधर इसी के साथ ही वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन।
जी देखिएगा, हमारे पास जो कॉस्ट है कितनी है एसेट की, 250, क्या कह रहा है, कॉस्ट है जी 250 रुपीज़ इन मिलियन। तो ईयर 1 में हमने क्या करना है जी, 250 इंटू 15%, प्लीज़ मुझे बता दें कितनी फिगर है, 37.5। तो WDV आपके पास कितनी बची, 212.5, 212.5। तो ईयर 2 में आप क्या करोगे जी, 212.5 का 15% चार्ज करोगे, सर कितना बना, 31.9। ओके, ये माइनस किया तो WDV कितनी बनी, 180.4। तो ईयर 3 में आपने इसका 15% चार्ज किया, प्लीज़ 180.6 का 15% चार्ज करो ईयर 3 में, प्लीज़ मुझे एप्रिसिएशन बता दो कितनी बनी, 27.1। तो ईयर WDV कितनी बची, 153.5। ईयर 4 में आपने 153.5 का 15% चार्ज किया, कितनी डेप्रिसिएशन बनी, 23 पूरी। देख लो आगे कोई फिगर तो नहीं है, 0.05 है। WDV कितनी बनी ईयर 4 के बाद, WDV कितनी बनी, 130.48। ओके, ईयर 5 की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें 130.48 पे 15%, 19.57। तो प्लीज़ मुझे ईयर 5 के बाद WDV बता दें कितनी बनी, 110.91। ये WDV है, गेन लॉस पे भी निकाल लें साथ, क्या ख्याल है, सेल कितने पे हो रहा है, उसने कहा जी सेल कितने पे हो रहा है, ये सेल हो रहा है 80 मिलियन एट करंट प्राइस। कब होना है, ईयर 5 में, दिस मीन इन्फ्लेशन के साथ सेल होना है ना। कितने सालों का इन्फ्लेशन लेंगे इसके ऊपर, 4 सालों का, क्या कह रहा है, 4 सालों का। सो सेल होगा जी कितना, 80 इंटू 1.09 रेज टू पावर 4 के साथ कितना बना वो, 112.9। क्या ख्याल है, तो गेन आया या लॉस हुआ, WDV 110 है, सेल हुआ 112 का, तो आपके पास कितने का, 2 का एग्जैक्ट मुझे गेन नज़र आ रहा है, क्या ख्याल है, 2 का गेन नज़र आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हमने डेप्रिसिएशन भी इनकॉर्पोरेट करनी है और ये गेन भी इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने जा रहे हैं। सो डेप्रिसिएशन में अगर हम चले गए जी, ईयर 1 की मुझे ज़रा डेप्रिसिएशन बता दें कितनी बनी, 37.5 माइनस करना है, क्या ख्याल है। ईयर 2 की कितनी बनी सर, 31.9। नहीं डेप्रिसिएशन किस चीज़ का, इन्फ्लेशन। ईयर 3 में कितनी बनी, 27.1। ईयर 4 में कितनी बनी, 23.05। ईयर 5 में कितनी बनी, 19.37। क्या ख्याल है। और हम क्या लेते हैं जी, गेन ऑन डिस्पोजल भी ले लेते हैं, वो भी हमने वर्किंग 1 से निकाला है, और वो कितना है, 2 का इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो है, क्या कह रहा है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लें, क्या कह रहा है। सो निकालने जा रहे हैं जी हम PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 144 माइनस 58 माइनस 37.5, फिगर दे दें प्लीज़ मुझे, 48.5। सेकेंड ईयर, $69.7। थर्ड ईयर, $92.61। फोर्थ ईयर,
7.6 and last year 7.3 last year. नाइन। अब इस पर टैक्स चार्ज कर दें एट द रेट ऑफ 30%, और जिस साल का टैक्स है उसी में ही पे होना है। 48.5 का 30% ले लें, 14.55 नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट सेकेंड ईयर 20.93 नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट 27.78 नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट 35.32 नेक्स्ट 43.8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो फिगर दे दें प्लीज़ मुझे। 33.95, 48.77, 83, 82.41, 102.1। अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन और गेन को क्या करना है? ऐड बैक करके नॉन कैश आइटम का इफेक्ट ख़त्म करना है हमने। क्या कहला है? सो ऐड बैक। नहीं, गेन भी नॉन कैश आइटम है ना। ये जो गेन हमने 2 का लिखा है ये भी नॉन कैश आइटम है ना। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है, हमने कैश फ्लोज लेने हैं। क्या कहला है? सो ऐड बैक डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन थी जी? 37.5, 31.9, 27.1, 23.05, 19.37 और साथ गेन ऑन डिस्पोजल जो 2 आपने ऐड किया था अब उसे माइनस करके ख़त्म कर दो। क्या? हाँ, तो लॉस उधर नेगेटिव आना था, इधर पॉजिटिव लिखेंगे। चलें आगे जी। अब हमारे पास क्या थी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाएं। क्या कहला है? डेप्रिसिएशन गेन वाला हमने काम कर लिया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास रहेगी, वर्किंग कैपिटल रह गया, और क्या था हमारे पास? इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, वर्किंग कैपिटल था। अगर पॉइंट 1 को हम देखें, रिसर्च कॉस्ट ख़त्म हो गई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 250 मिलियन की है। कहाँ पे लिखेंगे? ईयर 0 में। इतनी 250 मिलियन। कोई रिजिजुअल वैल्यू भी थी? यस, सेल हो रहा है। कितने का? 112.91 का। क्या ख्याल है? रिजिजुअल वैल्यू है ना। इसी के साथ ही ईयर 5 में लिख लो या इसको सेपरेट लिख लो। कितनी? 112.91 इनफ्लो होगा ईयर 5 में। क्या ख्याल है? इसके अलावा क्या था जी? पॉइंट अब बार बार रिकवर करते जाएं। 1, 2 हो गया। 3 में देखें हमने कर लिया, सॉरी 3 में क्या है हमारे पास? 6 मिलियन की हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कौन सी? रेंटल अमाउंट। क्या ख्याल है? लॉस है ऑन रेंट। कितने का? 6 मिलियन का ईयर 1 में। तो डेप्रिसिएशन, सॉरी इस पर इन्फ्लेशन चार्ज करेंगे ना, इन्फ्लेशन चार्ज करेंगे ना। क्या ख्याल है? कितना था ये? 0.5 इंटू 12 और इंटू 1.09 ईयर 2 से ऑनवर्ड करना है। ईयर 1 में कितना आएगा इसका? 6 मिलियन पूरा। क्या ख्याल है? ईयर 2 में कितना आएगा? 6.54। कैश आउटफ्लो है ना, लॉस हो रहा है ना हमारा। क्या ख्याल है? ईयर 3 का 7.13, ईयर 4 का 7.56 और ईयर 5 का 8.24। ठीक हो गया। और क्या हमारे पास रह गया सर? पॉइंट्स में वापस आ गए।
फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने लिया, वर्किंग कैपिटल 15 का लगना है और 80% आपको जो है माइनस होना है। इस पर तो कोई वो बात बूत नहीं ना की उसने इन्फ्लेशन की, क्या ख्याल है? इस पर तो इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। 15 आपका ईयर 0 में लगेगा और ईयर 5 में 12 वापस आ जाएगा। 15 आपका ईयर 0 में लगेगा और ईयर 5 में 12 वापस आ जाएगा। ठीक हो गया? और क्या पॉइंट रह गया कोई? बाकी बातें हमने सारी कर ली। तो अब हम कैश फ्लो निकाल के इसके 20% पे डिस्काउंटिंग कर देते हैं। नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज बताइएगा प्लीज़। पहला मैं निकाल देता हूँ, 265 नेगेटिव लो ईयर 1 का बता दो। 65.45। नेक्स्ट, $74.13। नेक्स्ट, $84.8। नेक्स्ट, $97.9। नेक्स्ट, come on, $102.1 plus 19.37 minus 2 plus 112.91 minus 8.24 plus 12 2 236.3। ठीक हो गया? अब प्लीज़ इस पर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दो 20%, और अप्लाई करके मुझे सिर्फ एनपीवी की फ़िगर दे दो। कितना कितना डिस्काउंट फैक्टर है वो अब आपका काम है। वो भी अगर नहीं कैलकुलेट करना आता तो फिर भाग जाओ। एनपीवी की फ़िगर बस मुझे दे दें। 32.27। एक आध शहादत और दे दें मुझे। 32.27, एक आध शहादत और चाहिए। %20 डिस्काउंट फैक्टर है, 10% नहीं है प्लीज़। हाथ आप लोगों के सेट हुए होते हैं 10% पे। इनफैक्ट 10% के तो रटा भी लगे होते हैं ना। $32.27 एनपीवी है। एक आध शहादत और दे दें। ऑनलाइन वालों आप भी दे सकते हो शहादत, शहीद नहीं होके एनपीवी निकाल के। लॉक कर दूं 32.27? सेम है। कितना? 32.27। What's your answer? 43? Nah, it's too much difference. कैलकुलेट कर लेना, 32.2 ही आंसर है। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? Recommend whether CM should launch the new smartwatch project or not.
एज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज राइज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या कंक्लूजन क्या है आपका? देयरफॉर द CM should launch the project of smartwatch as it has positive NPV of rupees 32.2 मिलियन। ये इतना लिखने का एक नंबर है इसके अंदर, सिर्फ NPV कैलकुलेट नहीं करनी है, आपने डिसीजन भी देना है। जी, यहाँ तक बात समझ आती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट कवर करते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट क्या है। EAA दो तरह की होती है ये, इक्विवेलेंट एनुअल इनकम मीन EAI, या फिर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मीन EAC। इनकम को बेनिफिट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल इनकम या बेनिफिट और इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ठीक हो गया। अगर तो ये जो कैश फ्लोज हैं हमारे पास, ये वाले नेट कैश फ्लो जिसके ऊपर आप डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया, अगर तो ये हों पॉजिटिव, तो फिर आएगी इक्विवेलेंट एनुअल इनकम पॉजिटिव कैश फ्लो की सूरत में। और अगर कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो, तो फिर आएगी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। अभी हमने सिर्फ 3 वर्ड के नाम देखे हैं। इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट क्या है, ठीक हो गया, कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होती है अभी देखते हैं। अगर पॉजिटिव कैश फ्लोज की हमने कैलकुलेशन की है तो इसे हम क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट एनुअल इनकम। और अगर नेगेटिव कैश फ्लोज की हमने कैलकुलेट की है तो इसे क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट होती है इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट? कैलकुलेट होती है जी NPV डिवाइडेड बाय एनओटी फैक्टर। मीन ये जो NPV आपने निकाली है 20% पे, इसको NOT पे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट। वो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो होते थे, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट एनुअल इनकम होगी। ऐसी बात है, क्या ख्याल है? अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना था, 32.2 हमारी NPV थी। क्या ख्याल है, 32.2 हमारी NPV थी। इसको अगर हम डिवाइड कर दें NOT फैक्टर पे, NOT फैक्टर क्या था, 1 - 1.2, 20% है ना? क्या ख्याल है? रेज टू पावर कितने साल थे, 5 साल, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 0.2। तो प्लीज़ मुझे ये अमाउंट दे देंगे कितनी निकलती है, इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट। $10.77। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोजेक्ट था ये आपको ओवर द ईयर ये कैश फ्लोज दे रहा था। अगर हमने ये देखना है कि ऑन एवरेज एवरी ईयर हमें क्या ये प्रोजेक्ट निकाल के दे रहा है, कितना बेनिफिट दे रहा है, तो कितना एवरी ईयर ऑन एवरेज हमें ये देगा, एस्टीमेट 10.77। मीन NPV निकालते वक्त डिफरेंट ईयर्स के कैश फ्लो डिफरेंट आएंगे।
लेकिन अगर आपसे सेठ पूछता है कि नहीं यार मुझे ये बता कि एवरी ईयर यहाँ से ऑन एवरेज कितना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप क्या बताओगे? इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट निकाल के दोगे। ओबियसली पॉजिटिव है तो इनकम निकालोगे, अगर नेगेटिव कैश फ्लोज हैं तो कॉस्ट निकालोगे। मीन ऑन एवरेज नेगेटिव की इतनी इतनी ऑन एवरेज कॉस्ट आएगी। ये कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ पे होता है? ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, सपोज आपके पास दो एसेट हैं, दोनों में से किसी एक में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या करोगे? दोनों की एनपीवी निकालोगे। जिसकी एनपीवी हायर होगी आप कहोगे इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। एनपीवी की बेस पर ऐसे ही डिसीजन होता है ना। क्या कहला है? दो एसेट हैं, एक में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एनपीवी की बेस पर जिसकी पॉजिटिव होगी या जिसकी हायर होगी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। क्या कहला है? एसेट की सूरत में ही अगर दो एसेट हैं लेकिन उनके लाइफ स्पैन डिफरेंट हैं, एक का लाइफ स्पैन 4 साल है, एक का लाइफ स्पैन 6 साल है, तो फिर एनपीवी की बेस पर अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। फिर अच्छा डिसीजन किसकी बेस पर होगा? इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की बेस पर। मीन एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एनपीवी की बेस पर नहीं, इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की बेस पर अच्छा डिसीजन होगा, स्पेशली जब दो या दो से ज़्यादा एसेट्स हैं और उनके लाइफ स्पैन डिफरेंट है। क्यों? अगर लाइफ स्पैन डिफरेंट है तो फिर एनपीवी की बेस पर आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। फिर अच्छा डिसीजन किसकी बेस पर होगा? इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की बेस पर। तो माइट भी एग्जामिनर आपको इस तरह का एनपीवी का क्वेश्चन दे दे, भाई ये दो प्रोजेक्ट हैं, दो एसेट हैं जिनके अंदर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, पहले आप एनपीवी की बेस पर इनका डिसीजन दें कौन सा चूज़ करना चाहिए। साथ 2-3 नंबर के लिए उसने आपको एक सेपरेट रिक्वायरमेंट दे दी है कि आप इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट या फिर कॉस्ट की बेस पर डिसीजन दें कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए। और वहाँ पे एनपीवी की बेस पर जो डिसीजन है और इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की बेस पर जो डिसीजन है, दोनों डिसीजन डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा डिसीजन कौन सा कंसीडर किया जाएगा? एनपीवी वाला या इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट वाला? इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट वाला, जहाँ पे एसेट दो हैं और दोनों के लाइफ स्पैन डिफरेंट है। अगर लाइफ स्पैन सेम है तो फिर एनपीवी की बेस पर आप डिसीजन दे दो, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो फिर अच्छा डिसीजन किसकी बेस पर होगा? इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की बेस पर। मीन ये एक टेक्निक कैपिटल बजटिंग में यूज़ होती है, जहाँ पे कंपनी को कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, डिसीजन लेना है कि किस एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एनपीवी की बेस पर अच्छा डिसीजन नहीं, अच्छा डिसीजन किसकी बेस पर होगा? इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की बेस पर। हाँ, उसके लिए पहले एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगी। क्यों? इसके फार्मूला में एनपीवी जो है वो यूज़ होती है। ये बात क्लियर होती है? हाँ, मीन एनपीवी के क्वेश्चन में अगर साथ इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट की आपको डिसीजन मेकिंग करनी है या कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट की जा सकती है, कोई मसला तो नहीं है। चलिए अभी हम एक चलते हैं इस अटेम्प्ट का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था उसकी तरफ। So question 10 of autumn 23, question 10 of autumn 23 प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया और एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, एक दो एडजस्टमेंट इसके अंदर जो है वो मुश्किल है। हाँ, देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करने। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आईकैप ने दिया है उसमें भी एक मिस्टेक है। मीन आईकैप का सोल्यूशन भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को, देखते हैं इसका क्या एक्यूरेट सोल्यूशन होगा। ओके, करना क्या आपको? कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन आईआरआर आपको कैलकुलेट करना है ऑफ जिंको एंड एडवाइज वेदर एससी शुड इंट्रोड्यूस इट। मीन कंपनी को ये प्रोजेक्ट आईआरआर की बेस पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईआरआर की बेस पर ये प्रोजेक्ट कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने एडवाइस भी देनी है। आपने एडवाइस भी देनी है और एडवाइस देने के लिए आपने देखना है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 22% है, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 22% है और आईआरआर जो है वो इससे नीचे आएगा तो नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर आएगा फिर ही करना चाहिए। क्या आईआरआर कैलकुलेट करते हैं उसके लिए में क्या करना है? एनपीवी कैलकुलेट करनी है एक 22% पे और देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर दूसरा रेट पे एक एनपीवी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आईआरआर के फार्मूला पुट करके आईआरआर कैलकुलेट करना है। आ जाए
Sanya Cosmetics SC is considering the launch of beauty product called Zinco. कंपनी एक ब्यूटी प्रोडक्ट जिंको लॉन्च करने जा रही है. कंपनी कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करती है. Following information has been gathered in this regard. SC will spend 250 million on purchasing and installing the plant for manufacturing Zinco. तो ये हमारी initial investment है 250 million की. At the end of year 4, the plant resale value is expected to be 65 million और प्लांट की residual value at the end of year 4 है कितनी 65 million, जिसमें 4 साल का प्रोजेक्ट है. क्या ख्याल है? लेकिन अभी देखना है कि उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है. 65 पे अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसलिए आप इसको इन्फ्लेट करेंगे 4 साल. The plant will be subject to accounting tax depreciation at 25% using the reducing balance method और 25% WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन भी है. क्या कह रहा है? तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगी 4 साल की. WDV मेथड है. हाँ, डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर. क्या कह रहा है? कुछ काम तो करें ना साथ साथ. आ जाए फिर बाकी चीजें देखते हैं आगे क्या क्या होगा. सो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इधर हम आए. सो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में आ जाए जी. डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में हम वर्किंग 1 बना लेते हैं इधर. क्या ख्याल है? सो कॉस्ट है जी कितनी 25 मिलियन. फिगर्स इन 1000 ले लें. क्या कहते हो? फिगर्स इन 1000 ले लेते हैं. सो कॉस्ट है जी हमारे पास 25,000 और ईयर 1 की डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% मीन 25,000 इंटू 25%. प्लीज मुझे बताइएगा कितनी फिगर बनती है. ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 62,500. क्या करें? 62,500 25 मिलियन है. 25 मिलियन है. क्या करें? कितनी बनेगी? 62.5. और इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो है वो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी. कितनी बनती है कैरिंग वैल्यू? बताइएगा जरा कितनी बनती है. कितने का प्लांट ले रहे हैं? 250 मिलियन का. 25 मिलियन का नहीं, 250 मिलियन का. और हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी 25% वो बनेगी 62,500. हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो कितना है? 187,500. और ईयर 2 की जो डेप्रिसिएशन है वो हम लगाएंगे कितनी? 25%. 187,500 का 25% कितना है? 46,875. 46,875 और 46,875 माइनस करेंगे हमारे पास WDV आ जाएगी कितनी? WDV बताइएगा. 140,625. और ईयर 3 की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 140,625 पे और वो बनेगी 35,156. और उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास WDV आ जाएगी एट द रेट ऑफ ईयर 3 105,468. क्या कर 105,468. और इसमें देखिएगा अब आपने चूंकि 1000 में फिगर ले लिया तो साथ पॉइंट भी ले लीजिएगा. सो ये बनेगी 35,156.3 और ये बन जाएगा 0.8. क्या करें? और उसके बाद ईयर 4 में अगर हम चले जाएं तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे
डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25%, 105 का, जो बनेगी कितनी, 2636 उसके बाद हमारे पास जो WDV आ जाएगी वो बचेगी जी 79,101.6 की। ईयर 4 पे इतना हमारे पास WDV बचा पड़ा है और उसने कहा जी कि 65 मिलियन की बिकेगी, 65 मिलियन की बिकेगी, लेकिन हमें देखना है कि आपको इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑन रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर कोटेड इन टूडेज रेट, मीन वो आज का रेट है। एनुअल इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 11%, will apply to all revenue and cost except where specified from the first year onward, और 11% इन्फ्लेशन है। तो अगर हम इसकी रेजिजुअल वैल्यू जो है वो देख लें, क्या कह रहा है, रेजिजुअल वैल्यू 65 कितने की बिक रही है, 65 मिलियन की। सो 65,000 इंटू 1.11 और कितने सालों का आपने चार्ज करना है, 4 सालों का, तो कितनी रेजिजुअल वैल्यू बनती है, 98,674। दिस मीन कंपनी को जो इतनी इसकी WDV है, इतने का बिक रहा है, तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो गेन हो रहा है कितने का, 19,573 का कंपनी को जो है वो गेन हो रहा है। चलो जी, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया और देख लिया जी कितना गेन हो रहा है। आगे चलते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गई, रेजिजुअल वैल्यू हमें पता चल गई। रेजिजुअल वैल्यू कितनी है, 98,674 का जो हमारे पास रेजिजुअल वैल्यू है, जो हम ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट लेंगे आउटफ्लो, और इतना हम क्या कर लेंगे, इनफ्लो ले लेंगे ईयर 4 में, और साथ ही हमारे पास गेन है जो देखेंगे क्या करना है इसका। अगर तो कोई टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसको यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। SC estimate immediate working capital requirement of 75 million। ईयर 0 में 75 मिलियन वर्किंग कैपिटल हमने जो है वो लगाना है, और कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करना है, आखिरी साल में रिकवर कर लेना है। लेकिन वो कहता है आप 15% इंक्रीज इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन in the working capital requirement based on the previous balance। 15% आपको इंक्रीज भी लेना है इन्फ्लेशन के साथ, बेस्ड ऑन द प्रीवियस बैलेंस, मीन जो पिछला वर्किंग कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंगली। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि ईयर 0 में आप लगा रहे हो 75 मिलियन, तो उसका 15% एक्स्ट्रा आपने जो है वो ईयर 1 में देना है, और ईयर 1 में ये और पिछला मिला के जो आपने लगाया हुआ है उसका 15% ईयर 2 में। is anticipated at the start of year 2, 3, 4, और ईयर 2, 3, 4 के स्टार्ट में ये लगाना है, और ईयर 2 का स्टार्ट ईयर 1 होता है, ईयर 3 का स्टार्ट ईयर 2 होता है, और ईयर 4 का स्टार्ट ईयर 3 होता है। क्या कह रहा है, इन ईयर 0 में इतना लगाना है, ईयर 1 में 15% इन्फ्लेशन के साथ, क्या कह रहा है, और ये प्लस जो ईयर 1 में आपने लगाया 15% इन्फ्लेशन के साथ, दोनों को मिला के उनका 15% ईयर 2 में, एंड सो ऑन। हाउएवर ओनली 60% ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड एट द प्रोजेक्ट एंड, और एंड पे आपको सारा का सारा वापस नहीं मिलना, एंड पे आपको उसका 60% मिलना है जो आपने लगाया है, and the remaining balance would be written off as unsaleable inventory at the end of year 4, और बाकी जो 40% होगा वो इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ लॉस जाएगा। इसी तरह की रिक्वायरमेंट जो है इससे प्रीवियस पेपर में स्प्रिंग 21 में भी एग्जामिनर ने टेस्ट की थी कि इतना लग रहा है, और 80% जो है वो रियलाइज होगा एट द एंड ऑफ ईयर, और उसमें भी 20% आपने इन्वेंट्री का लॉस लेना है एज ए आउटफ्लो। क्या कह रहा है, आज इस पे वर्किंग कर रहे थे, क्या कह रहा है, वर्किंग करें इसके नीचे, आज जिसकी वर्किंग करते
चलो जी, वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कर लेते हैं। इधर इसी के आगे करूँ मैं वर्किंग टू। दोबारा जरा पढ़ लो। 75 मिलियन इनिशियली आप लगा रहे हो, 15% इन्फ्लेशन के साथ 11% इन्फ्लेशन रेट है जो आप लगाओगे जो प्रीवियस बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली, और एंड पे आपको 60% रिकवर होगा ईयर 4 में, 40% का इन्वेंट्री लॉस होगा। तो इन्वेंट्री लॉस भी हमने निकालना है, देखना है कितना है, और आगे भी देखना है कितना चलेगा। सो वर्किंग कैपिटल की हम जो है वो वर्किंग कर लेते हैं कि ईयर 0 है हमारे पास, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। चलिए, सो ईयर 0 में आप जो लगा रहे हो वो कितना लगा रहे हो, 75 मिलियन का, 75,000। ठीक हो गया। अब ईयर अब बैलेंस जो है उसके ऊपर आपने जो है वो आगे लेके चलना है। क्या कह रहा है, बैलेंस के ऊपर आपने जो है वो आगे लेके चलना है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैलेंस का कॉलम भी बना, नीचे बैलेंस लिख लें। एंडिंग बैलेंस पे 15% लगेगा, तो इसका बैलेंस तो यही आ गया ना 75,000, इसका 15%। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ जरा प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा कितना बनता है। सो अगर हम देखें जी, 75,000 इंटू 1.11, ये बन गया कितना, 8325, सॉरी 15%, 75,000 इंटू 0.15, ये बना 11,250, 11,250। सो 11,250 का आप जो है वो ईयर 1 में लगा रहे हो, और अब बैलेंस देखिएगा जरा कितना बनेगा। 75 का आपने पहले लगाया है, 11,250 का आप दोबारा लगा रहे हो, तो आपके पास जो बैलेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज। 86, 86 250, क्या कह रहे, 86,250। अब 86,250 का अगर आप लें 15%, कितना बना, कितना बना, 129,375। और बैलेंस आपके पास कितना बनेगा, 129,375 प्लस ये वाला जो बैलेंस था, इनको दोनों को ऐड करके आपके पास बैलेंस आएगा, तो इसमें प्लस कर दें 86,250। ये बन गया आपके पास 99,187.5, 99,187.5। और 99,187.5 का अगर आप 25% लें, और सॉरी 15% लें, तो कितना बनता है, 14,878.1। और इन दोनों को ऐड करके अगर आप देखें, 99,187.5 प्लस 14,878.1, 14,878.1, ये बन जाएगा 11,065.6। और 11,065.6 का 15% अगर आप लें तो कितना बनता है, देखिएगा कितना बनता है, 68,439 पॉइंट 4।
और आपके पास जो बैलेंस बच जाएगा वो कितना बचेगा? खैर बैलेंस निकालने की अब जरूरत ही नहीं है ईयर 4 में, क्योंकि हमने तो देखना है ना कि कितना कितना हमें आगे लेके चलना है। इनफैक्ट हमें ये ईयर 4 का भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईयर 4 में तो हमें रिकवर होना है ना। और कितना रिकवर होना है? हमें इसका 60% रिकवर होना है। और वो 60% कितना बनता है? 1114065.6 का 68439.4। इसका 40% जो है वो हमें लॉस होगा, और वो कितना होगा? और इसका 40% जो लॉस होगा वो होगा कितना? 45626.3 मीन ये क्या होगा? लॉस ऑन इन्वेंट्री, जिसको हम कहेंगे जी इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ। क्या ख्याल है? क्या होगा जी, आपका जो वर्किंग कैपिटल लगेगा ईयर 0 में इतना लगेगा, ईयर 1 में इतना लगेगा, ईयर 2 में इतना लगेगा, ईयर 3 में इतना लगेगा, और उसके बाद इतना ईयर 4 में रिकवर हो जाएगा पॉजिटिव, और इतना आपका ईयर 4 में लॉस ऑफ इन्वेंट्री भी जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास वर्किंग कैपिटल की वर्किंग है। क्या ख्याल है? So working capital 75 और 15% increase inclusive of inflation, इसके अंदर inflation already included है in the working capital requirement based on the previous balance is anticipated at the year of 2, 3, 4। मीन जो भी previous balance होगा उसके accordingly 15%। However only 16% जो है वो realize होगा at year 4, बाकी जो है वो inventory loss हो जाएगा। ओके जी। Sale of Zinco are expected to 30,000 units per annum। और सेल कितनी है जी? 30,000 यूनिट्स पर एनम। रिमेनिंग कांस्टेंट ओवर अ 4 ईयर पीरियड मीन 30,000 यूनिट्स जो है वो सेल होंगे। रिमेनिंग कांस्टेंट ओवर अ 4 ईयर पीरियड, द सेलिंग प्राइस इज एस्टिमेटेड टू बी 4,000 पर एनम। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 4,000 पर एनम। लेकिन क्या होगा? इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आएगा। क्या कहना है? सेल में हमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी साथ लेना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना पड़ेगा। 4,000 ईयर 1 में जो है वो 11% इंटू 1.10 जो वैल्यू आएगी उसका, फिर 1.10 नेक्स्ट 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल निकलेगी इस तरह से। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर अलोंग विद करंट इन्वेंटरी डिटेल आर एज फॉलोस। रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए दो तरह के चाहिए, एक BW चाहिए और एक SB चाहिए। एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर जिंको 3000 kg चाहिए BW का, और करंट इन्वेंट्री आपके पास 1500 है। कॉस्ट पर kg 550 है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इफ यूज्ड ऑन अदर प्रोडक्ट वो इतना है। और अगर हम रॉ मटेरियल देखें, SB हमें जो चाहिए 1200 पर kg चाहिए, इतना अवेलेबल है, और कॉस्ट पर kg कितनी है? 4200, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1500 है। मीन मटेरियल कॉस्ट थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लाइक बस्टिंग का टच भी है इसके अंदर। SB विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। SB मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है टिल एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तक अवेलेबल नहीं है। फर्दर इट इज आल्सो यूज्ड इन एन अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट में यूज करें होता है, जिसमें मदर प्रोडक्ट में यूज नहीं करेंगे, इसमें यूज करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी। क्या क्या है? रिक्वायरिंग 600 kg फॉर द ईयर, जिसके लिए 600 kg चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 600 kg जो है उसके लिए चाहिए होता है। However, that product will be discontinued at the end of year। लेकिन वो प्रोडक्ट इस साल के एंड पे डिसकंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें हम ये इसी में यूज करेंगे, किसमें? अपनी जिंको प्रोडक्ट में। SB is not used in any other product, किसी और प्रोडक्ट में यूज नहीं होता। And can be sold in the market at 50% of its cost। और अगर हम
यूज नहीं करते जिंको में, तो फिर मार्केट में 50% ऑफ इट्स कॉस्ट पे सेल हो सकता है। दिस मीन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी आएगी एसपी की, वो कितनी आएगी, 4200 इसकी प्राइस है, 600 यूज होता है उसमें, इंटू 50%। देखिएगा कितनी वैल्यू बनती है, 4200 इंटू 6 इंटू 50%, कितनी, 1260,000। क्या क्या 1260,000, ये हम क्या लेंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। और अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट फॉरगॉन भी होना है 600 यूनिट्स का, और वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन होना है, और वो कितना है 1500, तो ये भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखनी है कि हम क्या अब स्टार्ट कर रहे हैं, ईयर 0 में कर रहे हैं, और ईयर 1 की अगर हमने सेल करनी है 30,000 यूनिट्स, तो दिस मीन हमें ये एसबी जो है वो ईयर 0 पे यूज करना पड़ेगा। क्या करें, आज यूज करेंगे ईयर 0 में, मीन ईयर 1 के स्टार्ट में, तो फिर ईयर 1 की सेल कर सकेंगे ना, क्यों, ये तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, बाहर से नहीं खरीद सकते, जो एग्जिस्टिंग पड़ा है वही हमने यूज करना है। और कब यूज करना है, ईयर 1 के स्टार्ट में यूज करना है, तो इसको प्लीज ईयर 0 में एज हमें जो है वो लेना पड़ेगा एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक मुश्किल पॉइंट है इसमें, क्या कह रहा है, क्योंकि ईयर 1 की सेल करने के लिए मार्केट में तो ये अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से खरीदा नहीं जा सकता, कंपनी के अंदर जो पड़ा है। अगर वो हम इसमें यूज नहीं करते तो सेल किया जा सकता है। सेल कितने पे किया जाएगा, 50% ऑफ इस कॉस्ट पे। क्या कह रहा है, तो कितने हैं, 600 kg है, 4200 जो है वो रेट है, और 50% पे सेल अगर हो सकता है तो इंटू 50% करेंगे तो 1260 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। और हम चूंकि इसको ईयर 0 में स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन ईयर 1 की सेल करने के लिए, तो ईयर 0 में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है, ईयर 1 में। SC estimates an annual labor requirement 30,000 semi-skilled labor hours at 150 per hour and 1,000 skilled labor hours at 250। मीन लेबर जो है वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दो तरह की यूज होती है, और इनके ये रेट है 30,000 इंटू 150, 1,000 इंटू 250। The annual fixed cost excluding depreciation is estimated to be 1.8 million। मीन फिक्स कॉस्ट भी है जो एवरी इन्फ्लेट भी होगी। The tax applicable tax rate would be 30%। obviously depreciation हमने कैलकुलेट कर ली, अगर टैक्स ना होता तो उसका यूजेज ही नहीं था, लेकिन अब टैक्स है तो अल्टीमेटली उसके लिए डेप्रिसिएशन हमें पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए यूज करना पड़ेगी, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज ए कैश आउटफ्लो लेके एड बैक करेंगे। Tax will be payable or refundable in the year in which the tax liability or asset arises। और जिस साल का टैक्स है उसी में पे होना है। All revenue and costs are quoted in today's rate, और 11% इन्फ्लेशन है। आ जाइए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, वर्किंग इसकी हम सेपरेट करेंगे। ओके जी, सो हमारे पास जो है वो ईयर 0 है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और मैं फिगर्स इन 1000 लेने जा रहा हूँ प्लीज। रुपीज इन 1000। अच्छा जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास कुछ, कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने की है जी कितनी, 250 मिलियन की। क्या कह रहा है, यस 250 मिलियन की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओके जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250,000 की है, लेकिन हमें जो है वो कुछ शायद रिकवर भी होगा
कितनी रेजिजुअल वैल्यू हमें जो है वो रिकवर होगी, रेजिजुअल वैल्यू कितनी रिकवर हो रही है, क्या कह रहा है, कुछ रिकवरी भी हो रही है ना रेजिजुअल वैल्यू की। कितनी रिकवरी हो रही है जी, हमें रिकवरी हो रही है 65 मिलियन की, लेकिन इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि कितनी हमें जो है वो रिकवरी होगी। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली कितनी रिकवरी होगी हमें 65 मिलियन के अगेंस्ट, क्या कह रहा है, 65 मिलियन के अगेंस्ट हमें कितनी रिकवरी हो रही थी, 98674 ईयर 4 में। ओके जी, उसके बाद हमने देखा जी हमारे पास कुछ वर्किंग कैपिटल भी है, और ईयर 0 में हम लगा रहे हैं कितना 75,000 का, ऐसे ही ईयर 1 में हम लगा रहे हैं जी कितना 11250 का, ईयर 2 में हम लगा रहे हैं जी कितना 129375 का, ईयर 3 में हम लगा रहे हैं जी कितना 14878.1 का, और ईयर 4 में हमें रिकवरी हो रही है कितनी 60%, 68439.4, और साथ हमें कुछ इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ लॉस भी है। और वो कितना हो रहा था हमारा लॉस 45626.3, 45 ईयर्स 4 में 45626.3 का हमारा लॉस पूरा था, ऐसे ही। ओके जी, उसके बाद हमें देखें जी कि हमने और क्या करना है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि ईयर 0 में हमारी एक इन्वेंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब वो कितनी है 1260 एसपी की, जो हमारे पास डिस्पोजल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो एसपी डिस्पोजल वैल्यू हम कहां पे लेंगे 1260 की ईयर 0 में, क्यों अभी आज हम उसे यूज करने जा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा कि ये ईयर 0 पे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब हमने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, तो टैक्स ईयर 0 पे कैलकुलेट नहीं होता, तो टैक्स की कैलकुलेशन में हमें ये जो है वो क्या करना पड़ेगी, ईयर 1 में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगी। ये इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मुश्किल पॉइंट है, इसमें आई कैप का जो सोल्यूशन है वो भी रॉन्ग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कितनी 1260, कैसे, वो हमने निकाल ली। अब ये ईयर 0 पे आज हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट ईयर 0 की है, लेकिन जब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसको ईयर 1 की कैलकुलेशन में लेना है, क्यों, ईयर 0 पे कोई टैक्स नहीं होता, ईयर 0 है क्या 1 का स्टार्ट है, तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त इसको हमने ईयर 1 में शामिल करना है प्लीज। अब आ जाए जी, हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्यों हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। उसके बाद हम वो एड बैक करेंगे चीजें, तो नेट कैश फ्लो आ जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्किंग 3 में चले जाते हैं। आइएगा जी, देखिएगा वर्किंग 3 हम कैसे करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चलो जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हमें क्या चाहिए जी, ईयर 1 चाहिए, सॉरी ईयर 2 चाहिए, ईयर 3 चाहिए, और ईयर 4 चाहिए।
आफ्टर टैक्स में हम चले गए जी, हमारे पास सेल्स की फिगर दी गई है और सेल के लिए क्या डेटा है हमारे पास। उसने कहा जी कि सेल के लिए आपके 30,000 यूनिट्स जो हैं वो पर ईयर सेल होंगे और प्राइस आपकी जो है वो कितनी है 4,000 पर एनम है, लेकिन साथ इन्फ्लेशन भी है 1.11। तो ज़रा मुझे प्लीज़ सेल्स की फिगर बता दीजिएगा कितनी है। सेल यूनिट्स पहले लिख लेते हैं, क्या क्या लगा 30,000 30,000 क्या क्या 30,000 30,000 यूनिट्स है, हम थाउजेंड में फिगर ले लेते हैं। चलो 30,000 यूनिट्स पूरे यूनिट्स तो पूरे लेंगे। ओके जी, प्राइस पर यूनिट कितनी है 44 इंटू 1.11 जरा देखिए, सॉरी कितनी 44 है 4,000 है। स्टार्ट इनिशियल प्राइस कितनी है हमारे पास 4,000 पर यूनिट। सो 4,000 इंटू 1.11 कीजिएगा, इन्फ्लेशन के साथ देखिएगा कितनी प्राइस आ रही है 4.44। क्या गलत फिगर्स इन थाउजेंड इंटू 1.11 कीजिएगा 4.93 इंटू 1.11 कीजिएगा 5.47 इंटू 1.11 कीजिएगा 6.07। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास सेल्स की फिगर आ जाएगी। प्लीज देखिएगा कितनी 133,200 147 852 164 115.7 182 168.5। चलो जी सेल्स आ गई। अब इसमें से खर्चे जो है वो माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। क्या क्या है चलो जी, अब इसमें से हमने जो है वो माइनस करना है। पहले तो क्या माइनस कर लें जी, मटीरियल कॉस्ट माइनस कर लें। क्या ख्याल है मटीरियल देखिएगा जी, मटीरियल है क्या जी। मटेरियल के लिए वो कहता है जी कि दो तरह के मटेरियल हैं, बी डब्ल्यू है और एस बी है। बी डब्ल्यू जो है वो 3,000 kg लगेगा और पर kg प्राइस है कितनी 550। सो मटेरियल की एक छोटी सी सेपरेट वर्किंग हमें करना पड़ेगी। यहाँ पे करते हैं वर्किंग फॉर मटेरियल। तो दो तरह के मटेरियल है जी, बी डब्ल्यू है और एस बी है। और जो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है उनकी वो कितनी है 3,550 1,200 4,200। तो रिक्वायरमेंट है 3,000 एंड 1,200 और कॉस्ट जो है वो कितनी है जी 550 और इसकी कितनी है 4,200। तो प्लीज ये जरा देखिएगा कितनी बन रही है आपके पास टोटल कॉस्ट BW की 1,650,000 और इसकी 5,040,000। क्या करा, लेकिन इसके साथ मसला है कि ईयर 1 में तो अवेलेबल नहीं है ये। हाँ हर साल में अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर इन्फ्लेशन भी अप्लाई होगा 1.10। इसके ऊपर इन्फ्लेशन भी अप्लाई करना है 1.10। क्या कह रहा है सो आ जाए पहले मटेरियल कॉस्ट देख लेते हैं। सो मटेरियल कौन सा पहले एस बी ले लें। क्या कह रहा है एस बी ले लें पहले, बी डब्ल्यू ले लेते बी डब्ल्यू। और बी डब्ल्यू हमने कितना निकाला जी 1,650
इंटू 1.11 जो भी कॉस्ट है इंटू 1.11 हम कर रहे हैं, तो 1650 इंटू 1.11 कीजिएगा ईयर 1 के लिए, वो कितना बनेगा 1831.5। ईयर 2 के लिए ये जो हमारे पास है इसका इंटू 1.11 कर दें, 2032.97। चलो 0.9 पूरा ले लेते हैं, आगे चलिए। इंटू 1.11 कीजिएगा 2256.6 इंटू 1.11 कीजिएगा 2504.8। चलिए BW आ गया। अब चलते हैं जी SB की तरफ, और SB हमें पता है ईयर 1 में नहीं है और 5040,000 है, और इनटू हमने क्या करना है 1.11 करना है। सो 5040 इंटू 1.11 कीजिएगा, ईयर 2 के लिए ये आने लगा है, क्योंकि ईयर 1 में हम परचेज नहीं कर सकते। ये 6209.8 इंटू 1.11 कीजिएगा 6892.9 इंटू 1.11 कीजिएगा 7651.1। यस, तो ईयर 1 में कहां से आएगा? ईयर 1 में वही आएगा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और वो कितनी थी? SB की कितनी SB की कॉस्ट थी अपॉर्चुनिटी, हमने कहीं पे कैलकुलेट की थी। जो ईयर 0 में हमने आउटफ्लो तो लेना है, लेकिन इसको हमने जो है टैक्स की कैलकुलेशन में ईयर 1 में लिखना है। सो SB की डिस्पोजल वैल्यू है हमारे पास 1260। क्या कह रहा, ये साथ कोई बेनिफिट फॉरगॉन की भी बात हो रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो फॉरगॉन होगा वो कितना होगा? 1500 के हिसाब से फॉरगॉन होगा। कितने यूनिट्स का? 600 kg का। क्या कह रहा है? तो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन भी होगा। कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन भी होगा, और कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे फॉरगॉन? 600 यूनिट्स इंटू क्या था हमारे पास रेट 1500, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.11 इन्फ्लेशन से भी। तब देखिएगा जरा ये कितना बन रहा है, 999। क्या कह रहा है? ईयर 1 के स्टार्ट में इसकी डिस्पोजल वैल्यू भी लेंगे, जो कि मेनली ईयर 0 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और कंट्रीब्यूशन जो फॉरगॉन है वो भी लेंगे। अब ये हम इधर ईयर 1 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ईयर 0 पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, तो टैक्स की कैलकुलेशन में इसे ईयर 1 में लेना पड़ेगा। जी, मटेरियल हो गया हमारा वर्किंग 4 से। अब हमारे पास क्या आ गई जी? लेबर की बात आ गई। क्या कह रहा है? सो लेबर में आ जाते हैं। उसके लिए एक वर्किंग 5 हमें करना पड़ेगी, तो आ जाए वर्किंग 5 कर लेते हैं। और लेबर के बारे में बात क्या की गई है? कहते हैं जी लेबर हमें 3000 सेमी स्किल्ड लेबर आवर चाहिए, और रेट 150 है, और हमें जो है वो क्या चाहिए जी 10,000 स्किल्ड लेबर आवर चाहिए, और रेट 250 है। तो टोटल ले लेते हैं इनका, और उसके बाद इनको इन्फ्लेट कर लेंगे ईयर 1 2 4 में। क्या कह रहा है?
सो हमारे पास जो है वो क्या है जी, सेमी स्किल्ड है। और हमारे पास जो है वो क्या है, स्किल्ड हैं। और स्किल्ड कितने हैं हमारे पास, 30,000 सेमी स्किल्ड 150 और 10,000 स्किल्ड 250। 30 10 150 250। तो आवर्स हैं जी 30,000 10,000 और रेट है जी कितना 150 और 250। तो हम जो है कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट देखिएगा 30,000 इंटू 150 कितनी बन रही है, 4500,000। और 10,000 इंटू 250 कितनी बन रही है, 2500,000। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास जो है वो कितनी बन रही है, 7 मिलियन। तो इसको इन्फ्लेट करना है हमने, क्या ख्याल है। सो 7 मिलियन का इंटू 1.11 करके जरा मुझे फिगर बताइएगा कितनी बनती है। मीन 7,000 इंटू 1.11 770। क्या ख्याल है, इसको इंटू 1.11 कीजिएगा जरा, देखिएगा 8624.7। इसको इंटू 1.11 कीजिएगा प्लीज, 9573.4। इसको इंटू 1.11 कीजिएगा प्लीज, 10629 सॉरी 626.5। चलिए जी, और कोई खर्चा रह गया हो, और कोई खर्चा रह गया हो, और कोई खर्चा रह गया हो, देखिएगा जरा। सो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये तो कैश आउटफ्लो आएगा ना उधर, उसमें एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी कैलकुलेशन के अंदर। और कोई खर्चा रह गया हो, डेप्रिसिएशन, क्या कह रहा है, फिक्स कॉस्ट भी आएगी ना इधर। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1.8 मिलियन। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 1.8 मिलियन। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास जी 1.8 मिलियन। और ये इन्फ्लेट भी होनी है, यस इन्फ्लेट भी होनी है। फिक्स कॉस्ट 1.8 मिलियन का जरा देखिएगा कितना इन्फ्लेशन आपके पास आएगा। सो 1.8 मिलियन इंटू 1.11 कीजिएगा प्लीज जरा, कितना आता है आपके पास, 1800 इंटू 1.11 1998 ऐसे ही है। इंटू 1.11 कीजिएगा, 2217.8 इंटू 1.11 कीजिएगा, 2461.7 इंटू 1.11 कीजिएगा, 2732.5। चलिए जी, इसके बाद क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन है, जो हमने ऑलरेडी वर्किंग वन में कैलकुलेट की हुई है। और वो कितनी कितनी डेप्रिसिएशन हमारे पास बनती थी, 62,500, 46,875, 62,500, 46,875। रिमेनिंग देखेगा ईयर 3 और 4 की कितनी थी, ईयर 3 की 35,156.3, 35,156.3। और ईयर 4 की हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनती थी वो बनती थी 26,367.2, 26,367.2। और हमारे पास क्या था, इन्वेंट्री का लॉस था, क्या कह रहा है,
और हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल भी था, क्या ख्याल है, ऐसा कुछ है। सो गेन ऑन डिस्पोजल, और गेन ऑन डिस्पोजल हमारे पास जो है वो कितना है, 19573, 19573। और हमारे पास इन्वेंट्री लॉस है, और इन्वेंट्री लॉस हमें जो है वो कितना हो रहा था, 45626.3, 45626.3 का। ये देखिएगा, और कोई चीज अगर रह गई हो तो, और कोई चीज अगर रह गई हो तो रेजिडुअल वैल्यू तो हमने इसमें नहीं ना लेनी, क्योंकि इसमें तो हमने सिर्फ ये नहीं लेना है। ठीक है, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ आ सकते हैं। प्लीज फिगर मुझे दीजिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 133,200 minus 183.5 minus 1260 minus double 999 minus 770 minus 1998 minus 62,500, ये आ जाएगा कितना, 56,841.5 profit before tax. Next figure. $81,891.77. Next figure. 107,774.9. Next figure. 106,233.1. टैक्स रेट कितना है जी, 30%। 30% of 56,841.5, 17,052.5 माइनस करेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 39,789.1। जी ईयर 2 का जरा टैक्स देखिएगा कितना है, 24,567.5, और इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 57,324.2। ईयर 3 का टैक्स देखिएगा 10,777.4 पे 32,332.5, और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 75,442.4, और उसके बाद ईयर 4 का टैक्स देखिएगा 31,869.9, और इसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 74,363.2। क्या कह रहा है, और इसको हम उठा के ले जाएंगे कहां पे, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर 1 का प्लीज मुझे बताइएगा, 39,789.1, 39,789.1। ईयर 2 का 57,324.2, 57,324.2, और ईयर 3 का 75,442.4, 75,442.4, और ईयर 4 का फाइनली 74,363.2, 74,363.2 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। क्या कह रहा है,
इसमें से हमें ऐड बैक करना है पहले डेप्रिसिएशन को 62,500 को, क्या ख्याल है। उसके बाद हमें ऐड बैक करना है, सॉरी ईयर 1 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी बनती थी 46875। उसके बाद हमें ऐड बैक करना है कितना ईयर 3 की डेप्रिसिएशन 35,156.3, 165.3, क्या ख्याल है। और हमें क्या करना है, ऐड बैक करना है ईयर 4 की डेप्रिसिएशन 26,367.2, 26,367.2, 26,367.2। और हमने क्या करना है जी, इसमें गेन जो है वो हमने जो माइनस किया था टैक्स, ऐड किया था टैक्स की कैलकुलेशन में, वो माइनस करना है 19573, 19573। और हमने क्या करना है जी, इन्वेंट्री का लॉस हमने जो है वो ऑलरेडी कर लिया हुआ है एडजस्ट, बल्कि वो इन्वेंट्री का लॉस यहाँ पे तो फिर नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि वो तो हमने टैक्स की कैलकुलेशन में लिया है। क्या क्या है, ये इन्वेंट्री का लॉस हमने यहाँ पे तो नहीं लेना ना, ये तो हमने टैक्स की कैलकुलेशन में जब इसको माइनस किया है तो ये ऐड बैक करेंगे कितना 45626.3। इन्वेंट्री लॉस 45623.5, 45626.3। क्या क्या ये और कोई चीज रहेगी, ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गया, ये ईयर 0 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अब हम चले जाते हैं जी अपनी नेट कैश फ्लो की तरफ। और नेट कैश फ्लो में हमारे पास आ जाएंगे जी ईयर 0 में, ईयर 0 में देखिएगा कितना आ रहा है 326, नेगेटिव 326,260। ईयर 1 का पॉजिटिव 91,039.1, ईयर 2 का 91,261.7, ईयर 3 का 95,720.5 और ईयर 4 का 293,897.6। प्लीज ये चेक कीजिएगा नेट कैश फ्लोस। और उसके बाद हमें क्या करना है जी, पीवी एट द रेट ऑफ 22% जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है वो अप्लाई करेंगे। और ये अप्लाई करने पे पहली फिगर जो है वो आ गई 326,260 एज इट इज, और इसका 22% डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके 910391 पे आ जाएगा जी 74,652.1, 91,039.1 into 1.22 raised to power -1। क्या नेक्स्ट आ जाएगा जी 61,327.9। नेक्स्ट आ जाएगा जी 52,742, प्लीज चेक कीजिएगा 132,841.7, प्लीज ये चेक कर लें, प्लीज चेक कीजिएगा।
और इसके अकॉर्डिंगली जो एनपीवी आ जाएगी वो आ जाएगी जी कितनी 4696.3 नेगेटिव। और चूंकि नेगेटिव है तो हमें एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए आईआरआर के लिए, तो डिस्काउंट फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक पीवी हम निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 20%। क्या क्या, और वो आ जाएगी जी 326,260 नेगेटिव एज इट इज। ईयर 1 का निकालेगा 91,039.1 into 1.20 raised to power minus 1, वो आ जाएगा जी 75,835.6। ईयर 2 का 63,335.7। ईयर 3 का 55,326.5 और ईयर 4 का 141,658.6 और एनपीवी आ जाएगी पॉजिटिव कितनी 9896.4। क्या कहला है, आईआरआर में चले गए। छोटा वाला रेट कितना है सर 20% प्लस छोटे वाले की एनपीवी कितनी है सर 9896.4 डिवाइडेड बाय छोटे वाले की एनपीवी 9896.4 और माइनस बड़े वाले की एनपीवी। अब चूंकि वो नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे प्लस 4696.3 इंटू बड़ा वाला रेट 22% माइनस छोटा वाला रेट 20% मीन 2%, तो आपके पास आईआरआर आ जाएगा कितना नियर अबाउट 21%। क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 22% हो तो? This year has IRR of 21% is lower than cost of capital of how much 22%. Therefore project should not be undertaken. डिसीजन उसने मांगा आपसे, प्लीज डिसीजन देना आपने जी। ये ले इसका सॉल्यूशन विद टैक्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एस बी आपने जो है वो डिस्पोजल वैल्यू ईयर 0 में लेनी है, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में इसे हमने ईयर 1 में लेना है क्योंकि ईयर 0 पे टैक्स नहीं होता कैलकुलेट, इसलिए टैक्स की कैलकुलेशन में इसे ईयर 1 में लेना है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने जो है वो ईयर 1 में लेना है टैक्स की कैलकुलेशन में। क्या ख्याल है, एक अच्छा क्वेश्चन था। Hope to see you in next lecture with something new.